how China is a threat to India. 80% से ज़्यादा उनका तेल हिंद महासागर से चाइना जाता है। तो अगर मलक्का पे रोक लगा दिया तो चाइना का 80% तेल बंद हो जाएगा। लैंड में तो बाउंड्रीज बनी हुई हैं, व्हेन इट कम्स टू वाटर बाउंड्री कैसे डिफाइन होती है? समुद्र में देयर आर नो बॉर्डर्स और फेंसेस। यस। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ द सी सभी देश के लिए 12 नॉटिकल माइल तक उनका टेरिटोरियल बॉर्डर है। तो नेवी का काम सिर्फ कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करना होता है या फिर वो कहीं भी जा सकती है ऑल ओवर? भारतीय नौसेना तो ग्लोबल नेवी है ना, तो कहीं पर भी हमारा जो समुद्री इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय नौसेना का काम है। तो फिर सारे पायलट्स तो डरते होंगे इंडियन नेवी से? सभी बहुत डरते हैं। भारतीय नौसेना का नाम लेते हैं तो उधर से भाग जाते हैं। कि किसी मर्चेंट शिप में आग लगी है, उधर भी जाके भारतीय नौसेना ने मदद की है। ये कहना सही है कि जब दुश्मन देश हैं जो इंडियन नेवी से डरते भी हैं और बाकी सारे नेशंस इंडियन नेवी की उदारता भी पहचानते हैं कि दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड प्रोवाइड। इसलिए भारतीय नौसेना अभी एक प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर यानी कि पसंदीदा सुरक्षा प्रदान करने वाली नौसेना है। आने वाले समय में हम अंडमान निकोबार को एक टूरिज्म का मेन हब मान सकते हैं कि वो बनने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड चेन है। अंडमान में इको टूरिज्म और सही तरीके से इस्तेमाल करके हम टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेवी पर्सनल्स के अंदर एक सॉफ्ट इंक्लिनेशन है छत्रपति शिवाजी को लेके, ऐसा क्यों है? इस छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले एक नौसेना स्थापन किया, मराठा नेवी, जो समुद्री संरक्षण, व्यापार के लिए और तटीय सुरक्षा के लिए थी। पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साथ एक्टिव हो जाते हैं तो इंडियन नेवी उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती रहेगी? Welcome to the part 2 of Navy special episode at Hocus Pocus with Anchal। इस एपिसोड में छुपी हैं वो सारी कहानियां जो कभी हेडलाइंस तक नहीं पहुंचती, वो कहानियां जो सिर्फ नेवी के बीच में रहती है, और वो सारी बातें आज इस चैनल पर डिस्कस होने जा रही हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सट्रीम नेवी मिशंस, सम चाइल्ड स्मगलिंग, इलीगल आर्म्स स्मगलिंग, नारकोटिक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड हाईजैकिंग दैट हैपन्स इन द इंडियन ओशन, और कैसे नेवी हमें उन दुश्मनों से बचाता है जो हमें दिखाई भी नहीं देते। दिस एपिसोड इज एक्चुअली अ वेकअप कॉल फॉर एवरी सिविलियन हु थिंक्स बैटल इज ओनली ऑन लैंड। और इस कॉन्वर्सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिस्पेक्टेड ऑनरेबल वाइस फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंडियन नेवी सतीश गोरमोड़े जी। ये पार्ट 2 एपिसोड है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी कंज्यूम नहीं किया है तो लिंक इज हियर, यू कैन रेफर टू दैट एपिसोड फर्स्ट एंड देन लिसन टू दिस वन। ऑल्सो हमारा एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यू कैन एंजॉय दैट एज वेल। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, बिकॉज योर स्मॉल एफर्ट मेक्स आवर चैनल बिग, और उसकी वजह से हमें बड़े क्रिएटर्स और बड़े गेस्ट लाने में मदद होती है, जिसकी वजह से हम आपके समक्ष क्वालिटी कंटेंट ला पाते हैं। नाउ आई विल लेट यू ट्यून इन द एंटायर कॉन्वर्सेशन। लैंड में तो बाउंड्रीज बनी हुई हैं, बॉर्डर्स बने हुए हैं, व्हेन इट कम्स टू वाटर बाउंड्री कैसे डिफाइन होती है कि कौन सी हमारा एरिया है, कौन सा आपका एरिया है? तो ये तो है, समुद्र में देयर आर नो बाउंड्रीज, देयर आर नो बॉर्डर्स और फेंसेस। यस। हाँ, पर लेकिन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ द सी, और उसमें डिसाइड किया हुआ है कि हमारे सभी देश के लिए 12 नॉटिकल माइल तक उनका टेरिटोरियल वाटर है। ठीक है। तो वो एरिया हमारा है। तो उस एरिया में आना जाना सब कुछ कोस्टल नेशन के पास है, तो 12 नॉटिकल माइल। पर उसके बियॉन्ड कोई भी जहाज आ सकता है, उसको कहते हैं हाई सीज, इनोसेंट पैसेज करने के लिए। पर अगर किसी जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई और वो टेरिटोरियल वाटर्स में भी आ गया इनोसेंटली, तो उसको इनोसेंट पैसेज करके उसको छोड़ना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि वो युद्ध के लिए नहीं आया है, लेकिन उसके में कोई तकनीकी खराबी हो गई, इंजन खराब हो गया और वो ड्रिफ्ट करते करते 12 मील के अंदर आ गया, तो फिर उसको अगर वो बता दे हमें, तो फिर उसको माना जाता है कि ये इनोसेंट है, इसलिए उसको इनोसेंट पैसेज बोलते हैं। okay. और उसके बाद एक होता है 24 नॉटिकल माइल्स पे कंटिन्यूअस जोन, और उसके 200 मील तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
EEZ। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहाँ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और रिसर्च सिर्फ वो तटीय देश कर सकता है। मतलब इंडिया अपने 200 मील तक करेगा। तो सभी जहाँ तक हम अपनी बेस लाइन बनाते हैं उससे 200 मील दूर तक, तो भारत का EEZ है 2.05 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये हमारा उसके बाद फिर हाई सीज है, उसके बाद कोई भी आ सकता है। वो उसके लिए किसी को कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की। नो मैन्स लैंड। नो, इट इज everyone's land. It is called global commons. That's why they are called global. And actually seas are global commons. Yes. That means यहाँ पर कोई भी आके जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर रोक नहीं है किसी की, हाँ, अगर इनोसेंटली कर रहे हैं तो इसलिए का सर्वेक्षण या निगरानी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो नेवी का काम सिर्फ कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करना होता है या फिर वो कहीं भी जा सकती है ऑल ओवर? भारतीय नौसेना तो ग्लोबल नेवी है ना, तो कहीं पर भी हमारा जो समुद्री इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय नौसेना का काम है। अभी जैसे हमारे जो कोस्ट गार्ड है, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड प्रोटेक्ट्स दी कोस्ट लाइन एंड ऑल्सो दी मीन्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। तो ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भारतीय नौसेना है। उसके अंडर अगर जब युद्ध होता है तो कोस्ट गार्ड भी भारतीय नौसेना के अंडर आ जाती है उस समय के लिए, क्योंकि हमें साथ में लड़ना पड़ता है, साथ में टीम के तरह। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़मीन पे जो बॉर्डर्स होती हैं उससे हमारे नेबर्स होते हैं। वेस्ट में पाकिस्तान है, नॉर्थ में चाइना है, फिर इस तरफ बांग्लादेश है, म्यांमार। लेकिन समुद्र में क्या है कि जो भी देश के पास समुद्र है वो हमारा मैरीटाइम नेबर है। तो अगर हमारा मैरीटाइम नेबर अमेरिका भी है क्योंकि समुद्र से कनेक्टेड है। तो ये नहीं है कि उसमें दूरी की कोई है, क्योंकि इतनी सारी शिप्स वहाँ से करके इधर आती है। तो इसलिए ये एक समुद्र की एक खासियत है। तो इसलिए ये जो वास्ट समुद्र है उसका ये जो की निगरानी करना, उसको प्रोटेक्शन करना, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही उत्तरदायित्व है। स्पीकिंग ऑफ सर, इतना वास्ट नेशन, इतनी सारी बाउंड्रीज टू अंडरस्टैंड कि कौन ऑपरेट किस में कर सकता है, मगर जब वो एरिया है जिसमें फ्री पैसेज है, जिसमें बाकी लोग आ सकते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो फिशिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट रूट्स लेके कंट्रीज ट्रैवल कर रही हैं, अपना ट्रेड कर रही हैं। तो ऐसे में आप कैसे इंश्योर करते हो कि उस रूट पे आपके एरिया के आसपास इलीगल फिशिंग या फिर स्मगलिंग या पायरेट्स नहीं आ रहे हैं, या कैसे द होल सिनेरियो वर्क्स? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जानना कि पूरे हिंद महासागर में कितने जहाज हैं, क्या जहाज हैं, किस तरह के जहाज हैं, जहाज और फिशिंग वेसल्स या बोट्स या तरीके से। तो इसको जानने के लिए एक हमने भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने मिलके एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर गुरुग्राम में शुरू किया। वो 2014 में शुरू किया था। और उसमें ये कि सारा कुछ जो इनपुट्स, जैसे कि जहाज़ों से इनपुट, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, फिर स्पेस बेस्ड सर्विलेंस, फिर दूसरों शिप से, हाँ, सो सब जगह से जो इनपुट्स लेके इनको एक जगह पे कोलेक्ट किया जाता है। और पूरे देश में तट पे लगभग 51 नोड्स बनाए हैं। और उन नोड्स पे और गुरुग्राम के इस पे हब एंड स्पोक की तरह, यानी कि उधर से जो इनपुट्स आती हैं वो गुरुग्राम में आती है, उसको एसिमुलेट करते हैं और एक पूरा एक पिक्चर तैयार किया जाता है, मैरीटाइम पिक्चर, कि कितने जहाज हैं, कितने क्या हैं, और सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन हम वापस भेजते हैं सभी सेंटर्स में और सबसे शेयर करते हैं। तो 6 मिनिस्ट्रीज़ और 15 एजेंसीज मिलके इन्फॉर्मेशन आती है और इसको कोलेक्ट करते हैं। तो ये इससे क्या है कि एक पूरा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, हाँ, तो पूरी जानकारी इसकी हमें हासिल होती है। उसमें इलीगल, अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग एक होती है, जो बहुत दूसरे देशों के आ जाते हैं, तो उनको मॉनिटर करना एक हो जाता है। फिर जो जहाज भी हैं जो सही तरीके से या गलत कार्य कर रहे हैं, जैसे कि स्मगलिंग कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, तो इनको भी हम मॉनिटर करके सभी एजेंसीज के मिलके काफ़ी ऑपरेशंस करते हैं।
क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत ही ज़्यादा एक मीन्स मेनेस है, मीन्स बहुत ही पूरी समाज को ये कर रहा है और स्पेशली हमारे यंग जनरेशन को अफेक्ट कर रहा है। Absolutely. तो ये जो हैश हाईवे है जो मकरान कोस्ट से चलता है, अफगानिस्तान से आते हुए मकरान कोस्ट, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके वो आके इधर मालदीव्स में या हमारे वेस्ट कोस्ट पे लैंड करते हैं। तो इनको मॉनिटर करके काफ़ी तरह के हमने ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ा हुआ है और उसमें कि एक लगभग 21-22 में तो ये जो आईमैक में उसको आगे बढ़ा के हमने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन 2018 में शुरू किया। अच्छा। उसमें क्या किया कि सभी देशों के साथ एक समन्वय और कोऑपरेशन करके अब अभी लगभग 28 देश मिलकर उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं और उसमें और लगभग 50 से ज़्यादा एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। अच्छा। इन अंतर्राष्ट्रीय फॉर ग्लोबल। हाँ, अब ये हमारे पास उसके 15 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लाइजन ऑफिसर्स, हाँ, इंटरनेशनल लाइजन ऑफिसर्स गुरुग्राम में है। अच्छा। 15 देशों के। अच्छा। तो उससे क्या कि वो अपने देश की जानकारी देते हैं और हम अपने देश की देते हैं, उससे मिलके ये कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर तैयार होता है जिससे हम सबको शेयर कर रहे हैं। So it's like a mini intelligence going on for Navy specifically. फॉर शेयरिंग मैरिटाइम एनवायरनमेंट। Yes. तो उससे ही हमें पता चलता है कि हम इतने जहाज हैं कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा जहाज एक साल में इंडियन ओशन रीजन के हो जाते हैं और एक समय 15,000 तक तो होते ही हैं। मतलब हर एक समय 15,000 शिप्स तो होंगे इंडियन ओशन रीजन में और उसमें से भी 60-70 तो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस मीन्स की लगभग दूसरे सेनाओं के, नौसेना के, यूएस, चाइना, यूके, जो भी रशिया, इन सब के जहाज इधर हमेशा रहते हैं। तो ये सब का एक कंप्लीट assimilation and picture is prepared. Basically ये to prevent any terrorist attacks, piracy attacks, और बहुत सारे जो piracy attacks हो रहे थे उनको इस इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ने इंफॉर्मेशन देके मदद की। इतना भी हुआ कि एक जो पायरेसी अटैक हुआ था उसमें वो जहाज को पायरेट्स ने ले लिया था। तो हमारा एक जहाज, एयरफोर्स का जहाज, जिसमें हमारे नेवी के मैरीन कमांडोज लगभग 700-800 मील दूर समुद्र में गए और उनको हमारे जो C-17 एयरक्राफ्ट है उसमें से उनको ड्रॉप किया, एयर ड्रॉप किया पानी में मरीन कमांडोज को। और उन्होंने अबाउट 15 मरीन कमांडोज को ड्रॉप किया और उस पायरेट्स तो उसमें अबाउट 24-25 पायरेट्स थे। वो पानी में तैर के अपना ये बोट्स जो ली और वो उस जहाज पे गए और उस जहाज को छुड़ा लिया। तो फिर सारे पायलट्स तो डरते होंगे इंडियन नेवी से। सभी बहुत डरते हैं। अभी जब भी भारतीय नौसेना का नाम लेते हैं तो उधर से भाग जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी कंट्रोल किया है पायरेसी को। तो लेमैन्स टर्म्स में ऑडियंस को समझाने के लिए पायरेट्स आर बेसिकली जो आप मान लो कि चोर ही हैं या टेररिस्ट ही हैं जो आपकी शिप को अटैक करते हैं, आपका सामान जो कैप्चर करते हैं एंड देन दे आस्क फॉर अ रैंसम। मतलब उसे रैंसम पूछते हैं कि जहाज को छुड़ाने के लिए कितने, वो कंपनी से, और काफ़ी को मिल भी जाते हैं क्योंकि वो छुड़ा नहीं पाते क्योंकि ये जो मर्चेंट शिप्स हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट कार्गो लेके आ रहे हैं। तो उस तरह से ये और ज़्यादातर ये सोमालिया के उधर से उस एरिया में गल्फ ऑफ एडन में ये पायरेसी है। तो उधर 2008 से पायरेसी शुरू है। तब से हमने लगभग 3,400 जहाज उधर तैनात किए हैं। अच्छा। आते जाते हर एक समय एक जहाज हमारा उधर तैनात रहता है चोक पॉइंट्स पे। पॉइंट ये गल्फ ऑफ एडन बाबल मंडप का चोक पॉइंट है, उधर रहता है। और वैसे अगर चोक पॉइंट दिए जाए तो पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मोजाम्बिक चैनल का एक चोक पॉइंट है, मलाक्का स्ट्रेट में एक चोक पॉइंट है, फिर सिंगापुर स्ट्रेट, मंगलवार स्ट्रेट। तो चोक पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो लैंड और समुद्र का एक कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ से जहाज़ों को जाना जरूरी है और उस जगह पर बॉटलनेक की तरह उनको रोक लिया जा सकता है।
तो वो चोक पॉइंट हो जाते हैं। मतलब एक जहाज को इस पर्टिकुलर एरिया से गुजरना ही है, वहाँ पे वो बैठे हैं अटैक करने के लिए, या फिर यहाँ उधर अगर जहाज़ों का ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया तो वो चोक हो जाएगा। तो वो भी है, तो इसके लिए वहाँ पर अटैक करना आसान हो जाता है और वो वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं, तो उनको चोक पॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर दे कैन बी चोक्ड एट वन प्लेस। और वहाँ पे फिर आपने अपनी शिप्स डिप्लॉय की? तो हमने 2017 से मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट किए कि हर एक चोक पॉइंट पे रिलेवेंट पे, पर्शियन गल्फ पे, गल्फ ऑफ एडन पे, मलाका स्ट्रेट पे और इम्पॉर्टेंट जगह पे अपनी अपनी शिप्स मिशन बेस्ड डिप्लॉयड है, दे आर देयर एट एवरी टाइम। तो जब भी कोई आता है तो एक तो हम अपने जहाज़ों को मदद करते हैं, और अगर कोई ये जो पायरेट्स हैं या फिर कोई दुश्मन का जहाज़ है तो उनको भी उनका भी खात्मा कर सकते हैं। Absolutely. तो this way तो you are also protecting merchant navies. Yes, हम तो भारत के ही नहीं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मर्चेंट शिप को सभी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो लगभग करोड़ों और लाखों का जो सामान है उसको बचाया है भारतीय नौसेना ने। Amazing. और जब कोई किसी मर्चेंट शिप में आग लगी है उधर भी जाके भारतीय नौसेना ने मदद की है उनको आग बुझाने के लिए। अभी जब हौदीज का जो अटैक हुए थे रेड सी में, क्योंकि सुएज कैनाल से जो आते हैं तो उधर से भी जो होते हैं, तो उस समय भी एक मिसाइल अटैक हुआ था। अच्छा। तो उसमें भी हमने जाके आग बुझा के उन क्रू को रेस्क्यू किया है। ये कहना सही है कि जब दुश्मन देश हैं जो, वो आप इंडियन नेवी से डरते भी हैं, और बाकी सारे नेशंस इंडियन नेवी की उदारता भी पहचानते हैं कि दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड प्रोवाइड। इसलिए भारतीय नौसेना अभी एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर, दैट मीन्स सबसे प्राथमिक रेस्पॉन्डर है इंडियन ओशन रीजन में। और ऑल्सो वी आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर, यानी कि पसंदीदा जो सुरक्षा प्रदान करने वाली नौसेना है। और भारतीय नौसेना और एक जानती है कि ये हिंद महासागर में एक रीजनल स्टेबिलिटी या क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता ला रही है। तो ये एक खासियत है। और इसके लिए हम क्या करते हैं ज़्यादातर कि जो अपने मित्र देश हैं उनके साथ बहुत कोऑपरेशन करते हैं, और जो अपने छोटे छोटे देश हैं जो इन महासागर में, उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग मदद करते हैं, जहाज भी देते हैं उनको, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। और हाल ही में हमने एक इंडियन ओशन शिप सागर, अच्छा, जो अपना हमारा देश था, हमारा जहाज था सुनैना, इंडियन ओशन शिप सागर में क्या किया कि 9 देशों के हमारे नौसेना उनके नौसेना के अधिकारी और जो सेलर्स उनको तैनात किया। मतलब कि 45 क्रू था उसमें। अच्छा। और वो जहाज लगभग 1 महीने के लिए पूरे हिंद महासागर में घुमा, और वो एक नया अंदाज था ये इसके लिए कोऑपरेशन के बारे में। It's like a summit of all countries on ship. Right. तो कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, सेशल्स और टंजानिया और इंडिया जहाज पे। Amazing. Talking about the friendliness, sir, we also have some neighbors who are not very friendly. Speaking of China, how China is a threat to India? क्या एक्टिविटीज कर रहा है वो? अभी चाइना का क्या है कि चाइना का जो है पूरा व्यापार, ट्रेड, 80% से ज़्यादा उनका तेल हिंद महासागर से चाइना जाता है। तो वो उनका इस पर निर्भर है। तो इसलिए 2003 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो ह्यू जिनताओ, उन्होंने ये घोषित किया था कि उनका लिए एक मलक्का डायलामा है चाइना के लिए, क्योंकि उनका जो ट्रेड है, मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक चोक पॉइंट है। तो वो एक कंस्ट्रक्टेड स्ट्रेट है, उसमें से उनके सारा तेल उधर से ही जाता है। अच्छा। तो अगर उनके तेल को रोक करना है, तो अगर मलक्का पे रोक लगा दिया तो चाइना का 80% तेल बंद हो जाएगा। सो ये मलक्का डायलामा है। उसके कारण चाइना को चाहिए कि उनका ट्रेड प्रोटेक्ट हो।
तो चाइना ने क्या किया है कि और वो हम रोक सकते हैं क्योंकि वो हमारा region है। हमारे रीजन में है और हमारे जोग्राफिकल एडवांटेज है हमारे पास इधर, और हमारा अंडमान निकोबार से बहुत ही पास में है, Yes. लगभग 50 मील दूर में ही ओपनिंग ऑफ मलाक्का स्ट्रेट है। तो चीन ने क्या किया कि उनकी नौसेना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, और पिछले 20-30 सालों में उन्होंने उनकी नौसेना पे पूरा ध्यान केंद्रित करके अभी बाय नंबर्स इट इज़ द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। इट हैज़ ओवरटेकन यूएस नेवी। क्षमता में नहीं होगी लेकिन बाय नंबर्स इट इज़ द लार्जेस्ट, द नंबर ऑफ शिप्स, larger ships, submarines, and they are also building aircraft carriers. तो उनका ध्येय सिर्फ ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी पे नहीं है, उनका पूरा ध्येय और टारगेट है इंडियन ओशन। और उधर वो अपने जहाज भेजते रहते हैं और उनको चाहिए कि उधर अपनी सुप्रीमेसी रहे, उधर अपना रिसर्च वेसल्स ये सब भेजते हैं। तो ये हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में उनका कुछ ना कुछ हमेशा इंटरफेरेंस चलता रहता है। तो वो ऐसे कोशिश करते हैं कि हमारा ध्यान उधर केंद्रित रहे और समुद्र पे नहीं रहे जहाँ पर वो पूरा अपना ध्यान केंद्रित करके रखे, डायरेक्ट करते हैं। तो ये हमें ज़रूरी है कि हमें अपने को बहुत सशक्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना तो खुद को कर रहा है, हमें भी अपने को, उन्होंने जिबूती में एक बेस बना लिया, चिटागोंग में, म्यांमार में, ग्वादार में, तो इस तरह से करके उन्होंने बहुत सारे जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, हाँ, तो वो बना के रखे हैं कि उनके जहाज कहीं पर हमन तोता जो 99 ईयर्स लीज ले लिया है श्रीलंका से। सो इस तरह से उन्होंने कि पूरे हिंद महासागर में कैप्चर किया है। तो हमें चाहिए कि हमारा जोग्राफिक एडवांटेज है जो हिंद महासागर में, उसके लिए हमें एक मजबूत नौसेना और भी मजबूत होनी चाहिए, और हमें चाहिए कि हमारा जो ये रीजनल कोऑपरेशन हो वो और बढ़े। यस, आई थिंक वो स्टेप्स तो आप कम्युनिटी ने या आपके ऑफिसर्स ने, डिफेंस ने लेना शुरू कर दिया। स्पीकिंग ऑफ के 75 इनोवेशन से हम 110 इनोवेशन में पहुंच गए। स्पीकिंग ऑफ के हमारा 33 से कहाँ तक हमारा ग्रोथ हुआ है। बट हाँ, फ्रॉम टुडेज डे एंड एज हमें और ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और दैट्स वन थिंग। पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साथ एक्टिव हो जाते हैं तो इंडियन नेवी उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी या करती रही है? तो हमारा क्या है कि मैरीटाइम एरिया में हम कभी भी यही, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला नो बॉर्डर्स नो फेंसेस, उस तरह से कोई एरियाज में भी कोई ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इसलिए ये एक मैरीटाइम एरिया एक बड़ा थिएटर है, मैरीटाइम थिएटर हमारे लिए ऑफ ऑपरेशंस। तो अगर हमें लड़ाई लड़नी है चीन से तो वो यानी कि ईस्टर्न सी बोर्ड पे ही होगी, क्योंकि अभी उन्होंने जिबूती में एक बेस बना लिया है, तो अब उधर से भी जिबूती जो अफ्रीका में है, हाँ, और श्रीलंका में तो अम्बन तोता के का भी एक है। तो इस तरह से उनका कि हमें चाहिए कि चारों तरफ हमें तैयारी रहनी पड़ती है, और हमारा जब युद्ध भी होगा तो हम चारों तरफ निगरानी रखेंगे, क्योंकि कहीं से भी कोई आ सकता है इसके लिए। तो इस तरीके से हम चाहे चीन हो या पाकिस्तान, हम दोनों के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारा एक थिएटर एक ही रहता है। तो पूरी तरह से भारतीय नौसेना एक, चाहे वेस्टर्न फ्लीट ईस्टर्न फ्लीट को मिल के एक साथ जो युद्ध का जो हम जो ये करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इसी तरह से करते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों साथ में रहेंगे, और उसके लिए हम किस तरह से तैयार रहेंगे। एब्सोल्युटली, मुंह तोड़ जवाब तो इंडिया देती आई है और देगी भी सही, जरूर देंगे। सर, अभी बातें करते करते आपने बताया कि अंडमान निकोबार काफ़ी पास है उस स्ट्रेट से, तो हमारी क्या स्ट्रैटेजिक पोजीशन है? अंडमान निकोबार कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारा व्हेन इट कम्स टू मैरीटाइम वॉरफेयर? तो अंडमान निकोबार जो है आइलैंड्स हैं, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, और इसमें जो क्षमता है हमारे पास, उसको हमने बहुत ही ज़रूरी है कि इस महत्व को जान के उसका इस्तेमाल उपयोग में लाना है। ये मलाक्का स्ट्रेट के माउथ ऑफ फेयर है, तो उधर जो फर्देस्ट पॉइंट ऑफ कोर्स तो सदर्न मोस्ट टिप तो इंदिरा पॉइंट है,
लेकिन निकोबार का जो टिप है, ग्रेट निकोबार, उस उधर से हम मलक्का स्ट्रेट पे पूरी तरह से आसानी से निगरानी कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे सरकार ने एक निकोबार प्रोजेक्ट, जो ग्रेट निकोबार गलाथिया बे में एक अभी लगभग 70 से 80 हज़ार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। अच्छा। और जो चलेगा अभी लगभग 30 साल तक चलेगा। अच्छा। उसमें एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है। ओके। और उधर एक एयरपोर्ट भी बन रहा है, एक इको फ्रेंडली ग्रीनफील्ड सिटी बन रही है, और इको टूरिज़्म के लिए भी तैयारी हो रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए नहीं, ये पूरे विदेश और सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेनर टर्मिनल बनेगा वो उससे ट्रांसशिपमेंट बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो आएंगे, जो कंटेनर्स शिप्स आएंगे, क्योंकि अभी मलक्का स्ट्रेट से तो जा ही रहे हैं, तो उधर से सिर्फ 40 मील 50 मील आगे आएंगे तो ये ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल में आप ऑफलोड कर सकते हैं, फिर आगे जा सकते हैं। तो ये दिस इज़ ए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट विच इज़ देयर। और इसी तरह से अंडमान निकोबार एक ऐसा है कि जो हम उसको कहते हैं कि इंडो पैसिफिक का ये एक लगभग मध्य में है, और ये इतना अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि इधर हमारा जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है उसको अभी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अपॉलजीज फॉर दिस सडन शिफ्ट इन एटमॉस्फेयर। हमारे स्टूडियो की लाइट चली गई and that is why we had to shift the our entire space, but we will continue our conversation from here. Thank you so much. All right sir, we were talking about Andaman and Nicobar. आपने बताया कि वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो हमें जियोग्राफिकल एडवांटेज मिली हुई है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, ऑल्सो फ्रॉम टूरिज्म पर्सपेक्टिव, ऑल्सो फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, बोथ वाइज। जब आपने बताया कि इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं पोर्ट पर भी, और एडवांसमेंट्स हो रही हैं वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, तो क्या फिर आने वाले समय में हम अंडमान निकोबार को एक टूरिज्म का मेन हब मान सकते हैं कि वो बनने वाला है? क्योंकि अभी तक तो अंडमान निकोबार को एज एन ऑफबीट प्लेस लिया जाता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड चेन है, और उसका हमने वो सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जैसे कि वो निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, और उसके साथ साथ अंडमान में इको टूरिज़्म बहुत ही अच्छी तरह से और सही तरीके से इस्तेमाल करके हम टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो जगह बहुत ही सुंदर है। लेकिन हमने इको टूरिज़्म ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि इकोलॉजी का ध्यान करते हुए टूरिज़्म करना है। और हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे भी एक तरीके से एक रोक लगानी पड़ेगी कि नंबर ऑफ टूरिस्ट एट वन प्लेस एट वन टाइम, सो दैट द होल इकोसिस्टम कैन बी मैनेज्ड। क्योंकि हमें चाहिए ऐसा इकोसिस्टम कि जहाँ लोग और टूरिस्ट आए और ज़्यादा देर आए और कंटिन्यूस टूरिज़्म आए। फिर अंडमान निकोबार में और महत्व है कि यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 7-8 महीने तो अच्छी धूप होती है और हवा भी तेजी से चलती है, तो वहाँ विंड मिल्स चल सकते हैं, सोलर एनर्जी का उपयोग हो सकता है। साथ में ये जो एविएशन हब एंड उसका लोकेशन इतना अच्छा है, स्ट्रेटेजिक है कि इट कैन बी अ एविएशन हब फॉर many places, from India to Southeast Asia, India to East Asia, India to South Asia, from that particular part. Similarly, tourist container traffic. In addition, shipbuilding में भी वहाँ पर बहुत स्कोप है, क्योंकि नेचुरल हार्बर्स बहुत से हैं और वहाँ पर कैपिटल ड्रेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ज़रूरत है कि हमें वहाँ शिप बिल्डिंग सेंटर्स, शिप रिपेयर सेंटर्स भी खोल सकते हैं, बिकॉज इतने जो जहाज़ इधर से जा रहे हैं, जब 1 लाख जहाज या 70,000 जहाज मलक्का स्ट्रेट से जा रहे हैं, तो कोई भी ज़रूरत उनको पड़ सकती है, तो यहाँ पर हम रिपेयर सेंटर्स बना सकते हैं, जिसका बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन सब में हमने उनके जो ओरिजिनल ट्राइब्स हैं उनका ध्यान रखते हुए ये सब काम किया।
तो ये एक सही में हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन रहेगी, क्योंकि उनका भी देखभाल किया जाएगा और इस देश की ब्लू इकोनॉमी के लिए अंडमान निकोबार बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देगा। सो मूविंग ऑन सर, बट एक चीज़ रह गई, व्हाट इज़ डीप ओशन मिशन? तो हमारा जैसे मैंने बताया था ना कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं जी समुद्र में हैं अभी ज़्यादा, तो ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हमें उधर करनी चाहिए, क्योंकि उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लिए भारत ने एक डीप ओशन मिशन जो की तैयारी चल रही है कुछ सालों से, उसमें नौसेना भी भाग ले रही है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये मिशन देख रही है, और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें साथ में। तो ये डीप ओशन मिशन है कि 6500 मीटर की गहराई पे हमारा एक यंत्र जो बन रहा है हो जाएगा विथ मेन इनसाइड टू एक्सप्लोर दैट डेप्थ, एंड जहाँ पर हमारी जो ये मैं कहूँगी कि जो समुद्री जो द नंबर ऑफ जीव एंड द वेल्थ जो हैं उसका एक रिसर्च करने के लिए। Also, so this is a great mission. Secrets. Yeah, which she has secrets, and there are lots of rare earth metals. There is lots of nodules. There is lot of polymetallic nodules and things which can be used for generation of energy, for generation of many things on scientific. So ये एक deep ocean mission जो तेजी से हमारा देश कर रहा है उसका भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि when I had a word with one of the archaeologist, तो वही कह रहे थे कि बहुत सारा सतह के नीचे तो है, इतना सारा सी के नीचे है जो हमें अनएक्सप्लोर्ड है। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू इंडियन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कितनी सारी चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं बट हम उन्हें ट्रेस नहीं कर पाए, और वो माना जाता है कि वो सब सी में समा गया। सो इट्स अगेन अ वेरी मिस्ट्री, एंड यू डील विद द मिस्ट्री डेली। राइट, या एंड आई थिंक बहुत है हमारे देश की जो ऊर्जा या इसमें लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल देयर। एब्सोल्युटली। कमिंग डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, मेरी एक दिल से क्वेश्चन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। आई हैव मेट लॉट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड नेवी पर्सन्स, बट मैंने देखा है कि नेवी पर्सनल्स के अंदर एक सॉफ्ट इंक्लिनेशन है छत्रपति शिवाजी को लेके, तो वो मेरी क्यूरोसिटी है, ऐसा क्यों है? सो छत्रपति शिवाजी महाराज एक हमारे ऐसे शूरवीर और ऐसे राजा थे जिन्होंने हमारे देश को एक साथ जोड़ के रखा और स्वराज्य के लिए सबसे पहली भूमिका उन्होंने शुरू की थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले एक नौसेना और का स्थापन किया, मराठा नेवी, जो समुद्री संरक्षण व्यापार के लिए और तटीय सुरक्षा के लिए थी। उससे पहले भी हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड एंड फॉर कोस्ट, तो ये बहुत ही ज़रूरी था उस समय जब 1600 सदी में और 1700 सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, फ्रेंच ये सब समुद्र से आए थे, तो और पोर्चुगीज़, इन सब को लगभग 100 साल के लिए मराठा नेवी ने हमारे तट और हमारे जो किले थे उनसे दूर रखा। और ये जो नेवी की, जो मराठा नेवी जो स्थापना की थी छत्रपति जी शिवाजी के समय, उसके बाद कान्होजी आंग्रे ने चलाई। ये नेवी सही में अगर देखा जाए तो भारतीय नौसेना की पहल है, और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को नौसेना का जनक भी माना जाता है। ओके, सो बेसिकली नौसेना की शुरुआत वहाँ से हुई, क्योंकि यहाँ पर ही जो कार्य अभी नौसेना कर रहा है वो मराठा नेवी ने किया था। पहले भी हमारे पास समुद्री जहाज थे जो व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते, चोलाज ने किए थे, राजेंद्र चोला और बहुत चोला डायनेस्टी ने, लेकिन वो ज़्यादातर व्यापार के लिए थे और उन्होंने उस तरह से भी कब्जा किया था, लेकिन कभी ये नहीं था कि समुद्री व्यापार को संरक्षण देने के लिए सुसेना बनाई जाए। और ये नौसेना, और उस नौसेना में का एक खासियत थी कि उन्होंने ये जो आधुनिक
जहाज़ थे जिनके पास जो पोर्चुगीज़ के पास थे, डच के पास थे और फ्रेंच के पास थे, उनको दूर रखा और उन जो अपने अपने जहाज़ बनाए उनका नाम था गलबत। और ऐसे बहुत सारे लगभग 60-70 जहाज़ बनाए थे उन्होंने उस समय। और मराठा नेवी समुद्र में गनिमी कावा, उसको गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते थे। ज़मीन पे भी गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ किया था शिवाजी महाराज ने, लेकिन समुद्र में भी उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करके उसका थोड़ा बहुत ग्लिम्स हमें तानाजी मूवी में देखने को मिलता है। हाँ जी, यही बात है। हाँ, तो इसलिए हमको छत्रपति शिवाजी महाराज एक्चुअली बहुत ही एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और मुझे भी अगर मैं जब नौसेना में भर्ती हुआ तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा मिली थी। You got inspired. और मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्रेरणा स्रोत थे, हमारे जो नौसेना का ध्वज है 2022 में हमने उस ध्वज में एक जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा, वो अष्टकोण की जो राजमुद्रा, उसका हमने उसका एक प्रेरणा स्रोत अपने ध्वज में लगाया। 8 डायरेक्शन। हाँ, 8 डायरेक्शन। और ये अष्ट गण और अष्ट दिशा का ये हमारे को प्रेरणा है कि ये सकारात्मक सोच और सकारात्मक प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है हमें इस तरह से कि हम अष्ट दिशाओं से, 8 दिशाओं से हमारे देश का संरक्षण करेंगे। तो किसी तरह से ये intent behind it, तो ये बहुत ही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और शिवाजी महाराज की प्रेरणा हमें याद दिलाता है हमारे नौसेना के ध्वज में। एंड फिर INS विक्रांत के ऊपर ये तो ये वाला जब 2022 में जब INS विक्रांत जो पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का कमीशनिंग सेरेमनी हुई थी, उस दिन इस ध्वज को पहली बार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस ध्वज को फहरा के ये नया ध्वज नौसेना को प्रदान किया था। तो इससे भी ये भी दिया कि ये हमारे अपने एंशिएंट विजडम और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने थे, उनको याद करके हम किस तरह से आगे बढ़े। So it's the origin of Marathas and Navy from there. Beautiful story. We are almost at the end of the podcast, sir. आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो नेवी को सर्व करना चाहते हैं? One insightful thing that you would want to say. तो मैं उन सबको जो यंग जनरेशन है उनको प्रेरणा देना चाहूँगा कि अगर कोई सर्विस अच्छी और बहुत ही तकनीकी दिशा से आगे है और ग्लोबल नेवी है, जहाँ हम चाहे थिंक ग्लोबल करते हैं और एक्ट ग्लोबल भी करते हैं, हाँ, इसके लिए ये नौसेना एकदम सही सर्विस है। और इस सर्विस में हमें ना ही टेक्नोलॉजिकल नॉलेज बट पूरे संसार और पूरे विश्व के बारे में जानने का मौका मिलता है। क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली जॉइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड, इट इज़ रियली अंडरस्टैंडिंग द एंटायर वर्ल्ड एंड ट्राइंग डूइंग समथिंग फॉर योर नेशन। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हैं और राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं तो नौसेना सही में आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा करियर होगा। क्योंकि यहाँ आप अपने देश की पूरी इकोनॉमी के लिए कार्य कर सकते हैं और देश की सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं, और इसमें तरह तरह के जो एडवेंचर्स आपको मिलेंगे रहने के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर एक दिन एक चुनौतीपूर्ण होता है और लेकिन सीखने को बहुत मिलता है। और जब समुद्र में जब हर दिन सुबह सुबह जो सूर्योदय दिखाई देता है, जो समुद्र से एक लाल सूरज निकल रहा है और शाम को जो सूर्यास्त दिखता है, वो कहीं पर भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। इतना सुंदर, हाँ, मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स कांट विटनेस दैट जो हमें दिखाई देता है। तो इसलिए ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि ये अगर एक सर्विस है जिसमें मैंने तो अपने 40 साल इतने अच्छी तरह से बिताए और हमेशा जहाँ पर भी जाता हूँ कि ये प्रेरणा मिलती है कि और इट इज़ समबडी पीपल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू फॉर बीइंग सर्व द नेवी। सो आई वुड एडवाइज यू कि अगर कोई भी आपकी इंक्लिंग है तो यहाँ यही सही सर्विस है आपके। I mean, like, with all due respect to all the soldiers, all the your profession is सच कि वो आप लोग एडवेंचरस लाइफ भी जीते हो,
एक ट्रैवल ग्लोब ट्रॉटर की लाइफ भी जीते हो, या मीटिंग पीपल, जैसे आपने बोला कि आप इतने सारे देशों के ऑफिसर्स के साथ एक महीने सेल पे थे, एंड नो सिविलियन कैन नेवर डू दैट. Correct. So that is the edge of being in such an respected and honorable forces, but obviously it comes with a cost that you pay your entire life. That's right. That's the risk that you take being in extreme conditions. So yeah, it's highly payable तो नहीं कहूँगी, क्योंकि वो जो payable मिल रही है, वो जो पेमेंट वापस मिल रही है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस जो एक नॉर्मल सिविलियन नहीं जी सकता. द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैड इन योर लाइफ, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी जी है एज पे, वॉर फ्रंट पे, एंड चीज़ें जैसे हैंडल करी हैं, इट्स लाइक आपने अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल किया है, एक ह्यूमन पोटेंशियल का, जो हम एज एन सिविलियन शायद रह जाते हैं. और I remember my only interaction with sea is I went to Phi Phi Islands in Thailand. Okay. So that was my first experience of being in sea real time, and it was a speedboat experience, and it was a 2 to 4 hour island tour. And I'm not sure if I'm going to put this in the edit, but that island tour of 4 hours में धन्य है जो लोग सी में काम करते हैं. It was such a rough day, and I had full seasickness. I was vomiting throughout. I could not enjoy, and I got scared. Though I'm very मुझे स्विमिंग आती है, and I'm very वैसे एडवेंचरस नेचर की हूँ मैं, मगर उस दिन मेरी उस दिन ऐसे हो गई कि भाई धन्य है लोग जो रोज डेली काम करते हैं इस रफ वेदर में. सो आई जस्ट गॉट द ग्लिम्स ऑफ इट, एंड मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ. ये इट्स नॉट फ्रॉम द स्पेस ऑफ बटरिंग, इट्स नॉट फ्रॉम द स्पेस ऑफ जस्ट बिकॉज मैं आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड ऑल्सो यू आर मच मोर एक्सपीरियंस इन एनालाइजिंग कि कौन आपको कैसे किस भावना से बोल रहा है. तो इट इज़ फ्रॉम द प्योरेस्ट इंटेंट दैट व्हाट नेवी डज इज़, वो एक कहावत होती है ना कि एक तो आपको दुश्मन से लड़ना ही है, मगर उससे पहले वेदर कंडीशन से भी लड़ना है. तो वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो जाता है कि शिप को मैनेज करना और सबमरीन को मैनेज करना. और जब तक हम पहुंचेंगे दुश्मन के पास, तब तक अपने आप को ही उसमें संभाल के रखना एक बहुत बड़ा टास्क है. दैट वी नेवर इमेजिन. एंड आई मस्ट नरेट वन इंसिडेंट. या 1999 में मैं इधर था विशाखापट्टनम में मई में जी. और एक बहुत बड़ा चक्रवाक आया बे ऑफ बंगाल में जी. और हमारा एक जहाज उसमें फंस गया. और जो चक्रवाक घूमता है 100 किलोमीटर स्पीड में, उसमें वो जहाज फंस गया था और 48 आवर्स के लिए वो उसमें था. और उसमें और हमें पता नहीं था वो जहाज कहाँ है, ढूंढ रहे थे बिकॉज उसका सारा कुछ ये हो गया था. और उस जहाज को ढूंढने के लिए हमें भेजा गया था. तो हम जब बाहर निकले अपने हार्बर से, तो सी स्टेट होते हैं 0 to 9. 0 इज़ काम, 1 2 3 4 7 8 9. तो जितनी वेव्स की हाइट बढ़ती जाती है उतना ये होता है. सी स्टेट पे तो उस समय जब हम बाहर निकले तो सी स्टेट 7 और 8 में था. तो हमारा जहाज़ काफ़ी बड़ा जहाज़ था, लेकिन जैसे हम जाते पानी की जो लहरें आती थी वो पूरे जहाज़ के ऊपर जाती थी और हम नीचे से फिर निकलते थे जैसे कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे. उस समय मीन्स क्या हुआ, मैं कहता हूँ कि ड्यूटी, मैं नेविगेटिंग ऑफिसर था और मुझे था कि मेरा काम था कि वो सेफली जहाज़ जाना चाहिए. तो हमारे जहाज़ में ज़्यादातर लोग सीसिक हो गए थे, लेकिन क्योंकि हमारी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो बिल्कुल सीसिक नहीं हुआ उसमें. तो तब पता चला कि अपनी क्षमता भी अच्छा है और कॉन्फिडेंस बहुत मिला. पर उसमें हमने जाके फिर रात को जब उसको ढूंढ निकाला उस जहाज़ को, तो उनको तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो तो उनके जहाज़ में पूरा पानी भर गया था और वो सोच रहे थे पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे. और उनको and again one more navy is there to help another. So it was nice. So ये experience भी हमें मीन्स मिला है. I'm like आप लोग के पास किस्से भी कितने सारे होते होंगे ना बताने के लिए. तो जिंदगी जब इतनी large scale और ऐसे गई है तो you have stories to tell, not just to your kids but to people like us. Amazing. Thank you so much, sir. Armed Forces, all naval officers, Air Force officers, and salute to them. 2 पर्सपेक्टिव से मैं ये क्लोजर देना चाहूँगी.
पहला कि डेफिनेटली कि एज सिविलियंस इट्स जस्ट अ ग्लिम्स, इट्स जस्ट अ ट्रेलर कि आप जो हमें बातें बता रहे हो कि आप लोग के पास क्या क्या बीतती है और आप लोग कैसे कैसे चीज़ें मैनेज करते हो, अपनी जान के ऊपर रोज़ खेलते हो डेली, एंड देन यू आर प्रोटेक्टिंग अस, यू आर प्रोटेक्टिंग द नेशन, यू आर प्रोटेक्टिंग, प्रोवाइडिंग अस बेसिक फूड एंड नेसेसिटीज़ जो हमें पता भी नहीं कि फूड चेन का बेसिक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ तक प्रोटेक्ट करते हो. सो फ्रॉम द इंटायर टीम एंड फ्रॉम माई ऑडियंसेज आई ओ यू द बिग ग्रैटिट्यूड टू इंटायर armed forces and naval staff and you being the chief. So definitely salute. But एक जाते जाते मुझे आपसे बात पूछनी है कि आप सारी आर्म फोर्सेस के आप सारी फोर्सेस के डिफेंस फोर्सेस के सल्यूट अलग होता है, तो वो मुझे समझना है कि वो कैसे है, किसी का ऐसे है, किसी एयरफोर्स का ऐसे है एंड आपका ऐसे है. सो उनमें क्यों डिफरेंस होता है, उसका मतलब नेवी में, नेवी का सल्यूट क्यों इस तरह है, क्योंकि नेवी में जब हम जहाज में काम करते हैं जी. और जो पुराने दिनों में तो ऐसा था कि जहाँ पर भी काम करते थे तो मशीन्स चलती थी तो ग्रीज होता था, तो नेवल सेलर्स ज़्यादातर ग्रीज से काम कर रहे होते थे. वो साफ़ करना है, मशीन में कुछ खराबी आ गई तो हाथ डाल दिया मशीन में तो ग्रीज लग गया, तो सभी के हाथ उस तरह से मैले जैसे होते थे. तो इसके लिए नेवल सल्यूट इस तरह बताया गया कि वो ग्रीज वगैरह नहीं दिखाई दे, तो उसके लिए ना तो लेकिन आजकल तो नए नए तकनीक आ गए हैं और बहुत साफ सुथरा हो गया. वही अभी सेम सल्यूट ही है, बट सल्यूट तो ट्रेडिशन है ना. और ये अभी और वैसे भी काफ़ी स्मार्ट सल्यूट लगता है नेवी का. वैसे सभी के सल्यूट स्मार्ट है लेकिन हमारे लिए सल्यूटिंग. Thank you, sir. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind. All right, everybody. So this was part 2 of the Navy special episode. I really hope कि आपने दोनों पार्ट देख लिए हों. एंड ऑल्सो मुझे आपसे ऑनेस्टली 1-to-1 बात करनी है कि आपको ये जियो पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस चैनल पर समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं या नहीं. व्हाट काइंड ऑफ गेस्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक एंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आप चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी चाहती है कि हम उनके समक्ष लेके आएँ. आप अपने गेस्ट के रिकमेंडेशंस हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू ईच वन ऑफ यू एंड आई एम ट्राइंग टू नो कि आप हमसे कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं, आप मुझसे कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं. अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि आई रिलीज़ मिक्स ऑफ इंटरव्यू पॉडकास्ट एंड सोलो पॉडकास्ट. मैं गेस्ट के साथ कॉन्वर्सेशंस भी करती हूँ और सोलो पॉडकास्ट भी क्रिएट करती हूँ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है. तो आप मेरे से किस तरीके का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ. एंड आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी सैटरडे 8 PM.